Dear students, many my students made call to me for हिंदी वर्जन ऑफ द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस और आज हम इसका हिंदी रूपांतरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। सर्वप्रथम आज उन कारणों का अध्ययन सुनिश्चित किया जाएगा जो 57 के विद्रोह के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। द फर्स्ट कॉज वॉज देयर द पॉलिटिकल कॉजेज मीन्स राजनीतिक कारण। सो राजनीतिक कारणों में सर्वप्रथम हम आपके सामने एक्सपेंशन पॉलिसीज और इन हिंदी वी कैन से विस्तारवादी नीति को सर्वप्रथम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो विस्तारवादी नीति अपनाई गई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा, इसके अंतर्गत आउटराइट वार, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स एंड प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिसरूल, इस 4 हेडिंग को हम हिंदी में रूपांतरित करने जा रहे हैं। आउटराइट वार के अंतर्गत प्रथम कर्नाटक वार, सेकेंड कर्नाटक वार एंड थर्ड कर्नाटक वार को मेंशन किया जा सकता है तथा इसके साथ ही साथ जो एंग्लो और मैसूर वार हुआ था, मीन्स अंग्रेज़ों और मैसूर के शासक टीपू सुल्तान एंड हैदर अली, इनके मध्य जो 4 युद्ध हुए, 4 वार हुए, उसको भी हम आउटराइट वार के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। और एंग्लो मराठा वार मीन्स अंग्रेज़ों और मराठों के बीच जो प्रथम मराठा वार, एंग्लो मराठा वार, सेकेंड एंड थर्ड एंग्लो मराठा वार, इसको भी आउटराइट वार के अंतर्गत मेंशन किया जाएगा। नेक्स्ट वन, एंग्लो सिख वार मीन्स अंग्रेजों और सिखों के बीच जो युद्ध हुआ था। आई थिंक आपको ये जानकारी होगी कि जब तक रणजीत सिंह जीवित थे तब तक अंग्रेज़ों ने कोई उनके साथ युद्ध नहीं किया। वे वेट कर रहे थे कि जब कोई आंतरिक समस्याएं आएगी तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी के संदर्भ में द फर्स्ट और सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ एंड फाइनली व्हाट हैपेंड, पंजाब को अब अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो ये सारी कारणें हम अध्ययन करेंगे। इसको आउटराइट वार के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार के द्वारा इस पॉलिसी को एडॉप्ट किया गया। दूसरा जो पॉलिसी है सब्सिडरी अलायंस, इसको लॉर्ड वेलेजली के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें मेन टारगेट ये था, 2 टारगेट उसके वेलेजली के द्वारा बनाया गया था। किस तरह से ब्रिटिश सुप्रीमेसी को हम इंडिया में स्थापित करें और जो फॉरेन कंपनियां हैं इनको किस तरह से हम भारत से बाहर का रास्ता दिखाएं। और इसमें एक प्रपोजल लाया गया जिसको सहायक संधि के नाम से जानते हैं और सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं। यह सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत जो फर्स्ट कॉज यही था, फर्स्ट क्लॉज था कि यदि कोई देसी रियासत मीन्स प्रिंसली स्टेट अगर सब्सिडरी अलायंस को स्वीकार करता है, एक्सेप्ट करता है, तो कंपनी उसको आंतरिक विद्रोहों पे और बाह्य विद्रोहों पे पूरी तरीके से कंपनी उसको संरक्षित करेगी, प्रोटेक्ट करेगी। एंड इसके बदले में देसी राज्य को क्या करना होगा, इसको मैं आगे बताने जा रहा हूँ। पहला काम ये था कि जो ब्रिटिश जो प्रिंसली रियासतें हुआ करती थी, देसी राज्य हुआ करती थी, उनको अपनी सेना को
समाप्त कर देना था, डिसॉल्व कर देना था। और ये एक ब्रिटिश टुकड़ी, ब्रिटिश सेना उनके दरबार में, उनके कोर्ट में, उनके राज्य में रहेगी। उसका सारा खर्चा देसी राज्य को देना था। इसके बदले सपोज कि अगर कोई देसी राज्य इसमें असमर्थ है तो उसके कुछ राज्य को, कुछ भूभाग को कंपनी ले लेती थी और कंपनी तब उसी के रेवेन्यू से, रेवेन्यू मतलब टैक्स से, लैंड रेवेन्यू से सैनिकों का खर्च वहन किया जाता था। वन मोर पॉइंट वॉज देयर, एक और जो धारा थी, इसको मैं केवल आपके सामने वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ। एक ब्रिटिश रेजिडेंट मीन्स ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एक प्रतिनिधि प्रिंसली स्टेट के कोर्ट में वो रहेगा, मीन्स हमेशा वो वहाँ पे रहेगा और बिना कंपनी के रेटिफिकेशन के, अनुमोदन के कोई भी बाहरी यूरोपियन व्यक्तियों की नियुक्ति नहीं की जाएगी। आर्मी में या किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव विंग्स में कोई भी नियुक्ति नहीं की जाएगी। तो इसका असर क्या हुआ कि सपोज कोई ऐसा राजा है जिसके पास अपनी सेना न हो, जिसकी फॉरेन पॉलिसी को कंपनी निर्धारित कर रही हो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो राज्य अपनी सॉवरेंटी को गिरवी रख दिए। मीन्स सुरक्षा के बदले, अपनी सुरक्षा के बदले उन्होंने क्या किया, अपनी सॉवरेंटी को गिरवी। सॉवरेंटी मतलब डिसीजन जो लेना होता है कि हमारी आंतरिक पॉलिसी क्या होगी, बाह्य पॉलिसी क्या होगी, इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसी को उन्होंने क्या किया, गिरवी रख दिया। एक तरह से ये भी एक विस्तारवादी नीति थी। और अंग्रेजों को फ़ायदा क्या हुआ कि भारतीय राज्यों के खर्चे पे एक विशाल सेना रख दी गई। सपोज अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सेना है, बहुत बड़ी सेना है, लेकिन उसका एक भी खर्चा वो अपने पास से न देता हो, तो ये बहुत बड़ी बात हुई। एंड वेलेस्ली ने यही किया। जो तीसरी पॉलिसी इंट्रोड्यूस की गई विस्तारवादी नीति के अंतर्गत, वो थी डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स थियरी। इस पॉलिसी के तहत यदि कोई देसी राजा है और देसी क्वीन है, उनका कोई अपना खुद का बेटा नहीं है, सन, हियर वर्ड इज देयर, ही इज नॉट हैविंग बायोलॉजिकल सन, तो वो क्या, तो मेरा मतलब भारतीय जो ट्रेडिशन है उसके अंतर्गत ये होता है कि जब अगर किसी के पास अपना खुद का चाइल्ड नहीं है, बेबी नहीं है, बेटा नहीं है, तो वो किसी रिश्तेदार के बच्चे को अपना बेटा बना लेते हैं और वो प्रॉपर्टी उसके मीन्स वो उस हायर में ट्रांसफ़र हो जाती है। लेकिन डलहौजी की जो इसको हिंदी में कहा जाता है राज हड़प नीति, इसके अंतर्गत ये था कि अगर राजा के पास अपना खुद का बेटा नहीं है तो वो कोई अपना हायर नहीं बना सकते हैं, मतलब किसी को गोद नहीं ले सकते हैं। इसके तहत सतारा, झांसीपुर, उदयपुर, बहुत सारी देसी रियासतों को अधिग्रहण कर लिया गया। तो ये भी एक पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन था। और जो अवध के साथ हुआ, लास्ट पॉलिसी ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ एलिज्ड मिस्रू, डलहौजी चाहता था कि ये जो अवध का स्टेट है ये बहुत बड़ा था और ये रेवेन्यू जनरेट करता था, मीन्स ज़्यादा आय के स्रोत इसके पास थे, इन अवध के नवाब के पास थे। डलहौजी इस अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाना चाहता था, एनेक्सेशन करना चाहता था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि डलहौजी की जो डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स थी वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि
इसके पास ये डलहौजी की राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स तभी इंट्रोड्यूस की जा सकती थी जब देसी राजा के पास अपना कोई बेटा ना हो। बट यहाँ तो बहुत सारे बेटे थे। तो डलहौजी ने एक दूसरी पॉलिसी बनाई। क्या पॉलिसी बनाई? कि गुड गवर्नेंस नॉट गोइंग ऑन, मीनिंग इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम इज नॉट अवेलेबल, मीन्स नवाब लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में असफल हैं और इस ग्राउंड पे अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। और ये सारे कारण, ये सारे रीजंस थे जो राजनीतिक कारण माने जाते हैं, पॉलिटिकल कॉजेज माने जाते हैं, जो आपके सिलेबस में मेंशन है और उसी तरह मैं एज इट इज़ इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ। इसी के अंतर्गत दो तीन बातें और दो तीन हेडिंग्स और हैं। डिसरिस्पेक्ट शोन टू बहादुर शाह। डलहौजी के शासनकाल में ही लॉर्ड केनिन के द्वारा कहा गया कि बहादुर शाह जो है के मरने के बाद इनकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो इम्परर की टाइटल नहीं, मीन्स मुग़ल सम्राट की टाइटल नहीं ग्रहण करेगी। और ये इनका रेजिडेंस रेड फोर्ट में था, लाल किले के में ही रहते थे लोग। और कहा गया कि इसके बाद आपको ये रेजिडेंस खाली करना पड़ेगा और आपको कुतुब मीनार के पास रहना पड़ेगा। सो ये जो है ये जो डिसरिस्पेक्ट हुआ बहादुर शाह के साथ, उससे जो है मुस्लिम जनता अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गई, ये भी कारण माना जाता है। और ट्रीटमेंट ऑफ नाना साहेब एंड रानी लक्ष्मीबाई, आई थिंक यू नो दिस वन, कि नाना साहेब वॉज एडाप्टेड सन ऑफ लास्ट पेशवा बाजीराव सेकेंड। मतलब बाजीराव सेकेंड जो लास्ट पेशवा थे उनके रियल सन नहीं थे नाना साहब, उनके एडाप्टेड सन थे। डलहौजी ने कहा कि आपको पेंशन, आप जो पेंशन पाते थे, जो पेंशन मिलता था नाना साहब को, वो आपको नहीं मिल सकता है। क्यों? क्योंकि आप बाजीराव सेकेंड के रियल सन नहीं है, आप एडाप्टेड सन हैं। सो इससे नाना साहब भी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए। ओके, और बहुत सारे और भी पॉलिटिकल कॉजेज हैं। इसके बाद हम आते हैं सोशियो एंड रिलीजियस कॉजेज पे। फर्स्ट हेडिंग इज देयर, इंटरफेरेंस विद द सोशल कस्टम। मतलब कि भारतीयों के सामाजिक जो रूल्स थे, सामाजिक बिलीव्स थे, उसमें हस्तक्षेप जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, इससे भी लोगों में नाराज़गी आई। जैसे सती सिस्टम आप जानते थे, सती सिस्टम को बैंड कर दिया गया। और वीडियो रिमैरिज, मीन्स अगर कोई लेडी है, अगर वो वीडियो हो गई तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी। लेकिन वीडियो रिमैरिज एक्ट पास किया गया, इसके तहत कोई भी वीडियो दोबारा शादी कर सकती थी और ये लीगलाइज था, मीन्स लीगल था। कोई इसमें अब कोई व्यवधान नहीं डाल सकता था। अगर कोई व्यवधान डालेगा तो इट विल बी क्रिमिनल ऑफेंस। और एक और बात इसमें थी कि वेस्टर्न एजुकेशन टू गर्ल्स, कुछ अच्छा काम भी अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, द लाइक वेस्टर्न एजुकेशन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ। इसको भी भारतीयों ने अपनी सोशल कस्टम्स में इंटरफेरेंस माना था। एप्रीहेंशन अबाउट मॉडर्न इनोवेशंस, इसका मतलब था कि कुछ आधुनिक टूल्स यूज किए गए, आधुनिक डेवलपमेंट किए गए अंग्रेजों के द्वारा, जैसे रेलवे का विकास और टेलीफोन का विकास, टेलीग्राफ लाइन का विकास जो किया गया अंग्रेजों के द्वारा डलहौजी के शासनकाल में। सो र्यूमर्स ये फैलाया भारतीयों के अंदर कि जब ट्रेन चलेगी तो एक ही कंपार्टमेंट में उच्च जाति के और नीच जाति के लोग बैठेंगे, तो साइड बाय साइड बैठेंगे। तो अंग्रेज़ों ने प्री प्लान करके हम लोगों को डिफे करने के लिए, हम लोगों के जो कास्टिज्म है, जो उसको व्यवधान डालने के लिए प्री प्लान करके रेलवे को इंट्रोड्यूस किया है। दूसरी बात, जो टेलीग्राफ पोल बन रहे थे
तो एक र्यूमर ये फैली कि ये जो पोल लगाए जा रहे हैं, जानते हो क्यों लगाए जा रहे हैं? कि अगर कोई भी भारतीय अगर अंग्रेज़ों के खिलाफ बोलेगा तो इसी में लटका के उसको डेथ सेंटेंस दिया जाएगा। तो इस तरह की भी कुछ ऐसी र्यूमर्स थे जो भारतीयों में एग्रेशन पैदा किए, वो भी रिवोल्ट का कारण बना। और एक्टिविटीज़ ऑफ द क्रिश्चियन मिशनरीज, मतलब जो ईसाई मिशनरियाँ थी, वो ईसाई धर्म का प्रचार करती थी, तो बहुत से सारे लोग को प्रोत्साहन देती थी कि आप भी क्रिश्चियन हो जाइए, आपको ये बेनिफिट मिलेगी, वो बेनिफिट मिलेगी। तो इससे भी हिंदू एंड मुस्लिम कम्युनिटी में ये लगा कि ये ईसाई मिशनरी जो है वो धर्मांतरण करके सारे भारतीयों को क्रिश्चियन बनाना चाहती हैं, और इससे लोगों में नाराज़गी हुई। और इसमें फियर रिगार्डिंग वेस्टर्न एजुकेशन, मैंने बताया कि पहले सबसे पहले क्या किया था, कलकत्ता में इंग्लिश क्लास इस्टेब्लिश किया गया, और बनारस में एक संस्कृत कॉलेज था, उसमें भी इंग्लिश क्लास स्टार्ट किया गया। तो इससे ही हुआ कि कलकत्ता में जो है, कलकत्ता विच वॉज ए मुस्लिम इंस्टीट्यूशन, कलकत्ता वाला मुस्लिम इंस्टीट्यूशन था, उसमें इंग्लिश क्लास किया गया। और जो बनारस में संस्कृत कॉलेज था, उसमें भी इंग्लिश क्लास इस्टेब्लिश किया गया। तो बेसिकली मौलवी एंड पंडित वो इसको इस तरह से लिए कि हमारे कल्चर में इंटरफेरेंस कर रहे हैं। ये भी एक कारण था जो 57 के विद्रोह में अहम भूमिका निभाई। एंड एक और जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट ऑफ 1850। इसका मतलब क्या था कि यदि कोई भी भारतीय अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है, कोई भी भारतीय अगर अपना धर्म परिवर्तन करता है तो वो धर्म परिवर्तन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो अपने पिता के संपत्ति का हकदार नहीं होगा। लेकिन जब यह एक्ट पास कर दिया गया, द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1815, इसके अंतर्गत इसके अंतर्गत ये हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जो अपने धर्म को चेंज करके दूसरा धर्म को ग्रहण करता है, तो भी वह अपने फादर के प्रॉपर्टी में उसका हक, हिस्सा पाने का वो अधिकारी है, वो एथराइज्ड है। एक बार और मैं इसको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति, जो हिंदू प्रॉपर्टी लॉ था उसके अंतर्गत ये था कि अगर कोई हिंदू अपना धर्म परिवर्तन करता है तो धर्म परिवर्तन करने के बाद अपने पिता के संपत्ति से वो बेदखल हो जाएगा, पिता की संपत्ति में कोई हिस्सा उसको नहीं मिलेगा। लेकिन इस एक्ट के पास होने के बाद, मीन्स द रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट 1850 के बाद, वह अपने पिता के प्रॉपर्टी में हकदार बन गया। इससे भी भारतीयों में, हिंदुओं में एक तरह से एग्रेशन पैदा हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। और इसके बाद जो रिमेनिंग टॉपिक है उसके लिए मैं ट्रांसलेट करूँगा नेक्स्ट डे। थैंक यू।